अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले बात करेंगे फौजी अदालतों की मियाद में तौसी। फिर बात करेंगे नाज़रीन ऑपोजिशन इत्तेहाद, आखिर इसमें हकीकत क्या है। सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा। अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा देता है, उसका बाप भी वरना नहीं गिरा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी मेन स्टोरीज़ पे जाएं, ये हम कहते चलें कि जो आज साहिवाल में बड़ा अजब वाक़या पेश आया है, बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया, और अब ये डिपेंड करता है कि उसकी हकीकत क्या है, कि वो दहशत गर्दी का वाक़या था या कोई एक्सीडेंट था। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट आई है वो ये है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने एक शूटिंग इंसिडेंट था जिसमें कि 4 लोग मारे गए, 2 ख़वातीन भी थीं और 2 मर्द भी थे, और बचे तो 2 बच्चे पीछे बचे। और उन्होंने अच्छा, फिर ये भी बहुत सी तज़ादात सामने आ रही हैं। CTD की तरफ से जो आई है सर्कुलर, उसमें ये कहा गया है कि गाड़ी की बूट जो था, डिक्की थी, उसमें हथियार निकले, ग्रेनेड निकले, और जो वहाँ लोग मौजूद थे उनका कहना है कि वहाँ इस्त्री निकली उसमें से और बच्चों के कपड़े निकले। और ये कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों का कारवां जा रहा था, एक शादी के लिए जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ हसास अदारों की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जिसकी बेसिस पर ये ऑपरेशन किया गया, और वहाँ के जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसका ताल्लुक दाइश से था। बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से सवालात उठते हैं। जहाँ के इदारे जो दहशतगर्दी में फ्रंट लाइन पे हैं उनके हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो नाजरीन जो पाकिस्तान के आम शहरियों के हकूक़ हैं उनके हवाले से भी बात करनी पड़ेगी। किस तरीके से ये इदारे काम करते हैं, क्या जो फायरिंग हुई, क्या वो स्ट्रेट फायरिंग होनी चाहिए थी लोगों पे, जिस तरह से जो पिक्चर्स सामने आ रही हैं, क्या गाड़ी के टायर पे फायरिंग नहीं हो सकती थी। ये जो इतना यकदम एक वाक़या पेश आया है जिसमें कि गाड़ी में बच्चियां भी बैठी हैं और ये 4 लोग मारे गए हैं, और जो उसमें 2 ख़वातीन हैं, बिल्कुल अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। हमने ये ज़रूर सुना है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ज़ुबानी उन्होंने, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये बच्चियों का मेरा ख्याल है जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन शील्ड है, यानी कि इंसानी शील्ड है, उसके पीछे अपने आप को दहशतगर्दों ने छुपाने की कोशिश की है। लेकिन अभी कोई बात क्लियरली सामने नहीं आ रही। जो अच्छी बात है, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है अगर जो इसमें मासूम लोग मारे गए, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका नोटिस ले लिया गया है, और IG साहब ने एक कमेटी बनाई है, एक GIT बनाई है, और कहा है कि 3 दिनों के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए। और उस हवाले से हम अब 3 दिनों के बाद उस पर देखेंगे नाज़रीन, उस पर फोकस करेंगे कि असल में हकीकत क्या थी। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर वो सही तरीके से हों, SOPs फॉलो हों, तो पाकिस्तान की, आपकी, हमारी बेहतरी के लिए हैं। लेकिन अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स, हमें मालूम नहीं है, अभी बिल्कुल मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है, लेकिन इसकी निशानदेही करना ज़रूरी था। नाज़रीन, तो बात करते हैं अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स का आपको जैसे मालूम है कि APS पर जब हमला हुआ था, दरिंदों ने हमला किया था, उसके बाद 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स 21वीं अमेंडमेंट के तहत अप्रूव किए थे पार्लियामेंट ने। उसके बाद हमने 2017 में भी कोर्ट्स जो थे उसकी जो मियाद थी वो बढ़ा दी गई थी, सनसेट क्लॉज था, बहरहाल पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि फरवरी के शुरू में ये वक्त जो मियाद मुकर्रर हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद अब फिर बड़ा सवाल जो उठा है, जो हमेशा उठता है, दूसरी मरतबा उठ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या होगा, सियासी जमातें क्या करेंगी, पार्लियामान क्या कहेगी और क्या करेगी। तो हुकूमत की तरफ से तो ये अंदिया दे दिया गया है कि उसको अप्रूव करेंगे, और हुकूमत जनरली वो समझ रही है उसकी ज़रूरत है। लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन के में मुख्तलिफ आरा हैं। सबसे पहले सुनिएगा, अपोजिशन में तो शहबाज शरीफ साहब ने 14 जनवरी को उन्होंने क्या कहा
पार्लियामान में फौजी अदालत के हवाले से? फौजी अदालतों के बारे में हुकूमत चाह रही है सर कि दोबारा बनाई जाए, आपसे भी ज़ाहिर है रब्ता करना नागुज़ीर होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये अब हुकूमत जब रब्ता करेगी तो उसके बारे में हम ज़रूर उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी में बहुत कमी आई। तो शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा हुआ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं। तो अगर हम ये इससे अखज़ करें कि PMLN सपोर्ट करेगी मिलिट्री कोर्ट्स को तो वो शायद गलत ना होगा। कल पीपल्स पार्टी का एक मेजर इजलास हुआ CC का कराची में। इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फरतुल्लाह बाबर साहब ने क्या कहा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सुनिएगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स, नंबर 1। दूसरा, लापता अफराद के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आपने सुन लिया, उसमें तो कोई तशरीह की ज़रूरत नहीं है। फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स। और पीपल्स पार्टी की क़यादत बारहा पिछले कुछ रोज़ में ये बात करती गई है कि ज़रूरत है कि मिलिट्री कोर्ट्स को अब ख़त्म कर दिया जाए। ये याद रहे कि जब पिछली मरतबा एक्सटेंशन की बात हुई थी तो रज़ा रब्बानी साहब सेनेट में तकरीबन रो पड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ वोट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत है उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की। और ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन हुई और हमने आपको PMLN की जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की उनकी भी सुना दी। कल DG ISPR दुनिया TV पे कामरान खान साहब के शो में थे, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने देखिएगा क्या कहा। लेजिस्लेशन करना तो पार्लियामेंट का काम है। जब ये फर्स्ट टाइम बनी तो भी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, सेकंड टाइम जब एक्सटेंशन हुई उसकी तब भी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया। तो पाकिस्तान आर्मी का व्यू ये है कि दिस डिसीजन रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। शुड दे डिसाइड कि ये ज़रूरत है, एनवायरनमेंट देख लें, इसका इफेक्ट देख लें, हमारे लिए तो ये एक एडिशनल काम है। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आर्मी को देती है तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी, लेकिन आर्मी की ये सोलो डिमांड नहीं है कि ये होने चाहिए। आर्मी की सोलो डिमांड नहीं है, अगर पार्लियामान कहेगी तो जिम्मेदारी ये जो है पूरी करेगी फौज। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। और नाज़रीन, कमर जमान कायरा साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द प्रोग्राम कायरा साहब। और खुरम दस्तगीर साहब, सीनियर लीडर PMLN के और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। तो बात शुरू करते हैं कायरा साहब आपसे। ये कल जो आपकी पार्टी की मीटिंग के बाद जो अनाउंस किया है फरतुल्लाह बाबर साहब ने, क्या ये हतमी फैसला है? नसीम ज़ारा साहबा, मेरी जमात का जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी उस वक्त यकीनन मुल्क के अंदर इसकी एक बड़ी अशद ज़रूरत थी। सूरत हाल प्रोसिक्यूशन के हवाले से बहुत सारे वो लोग जो पकड़े हुए थे उनकी प्रोसिक्यूशन और उनके मंतकी अंजाम पहुँचाने के लिए और मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ एक फिजा को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए इस ज़रूरत को पूरा किया गया। हमने उस वक्त भी रिजर्वेशन के साथ वोट दिया, बावजूद इसके कि बड़ी अहम जरूरत थी। हम समझते, और आज सेकंड टाइम जब किया गया उस वक्त भी हमने सनसेट क्लास भी डाली, इसके बावजूद जिस तरह आपने कहा रज़ा रब्बानी साहब का, बाकी भी हमारी जमात की कैफियत को उससे मुख्तलिफ नहीं थी। इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जब भी इदारों के ऊपर इदारे बनाए गए हैं तो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशंस की बेहतर नहीं हुई, और खासतौर पे जब ये जो स्पीडी जस्टिस के या इंसाफ फराहम करने के इदारे हैं, इसको जब बनाया गया इसके फायदे से नुकसान ज्यादा हुए माजी में। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मिलिट्री कोर्ट्स के इस दफा के एक्सपीरियंस ने उसमें बेहतरी लाई है। ओवरऑल बाकी उसके हालात भी हैं, खाली मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से नहीं, लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स की वजह, वे भी एक बड़ी वजह है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो इसके बावजूद अब 4 साल हो गए हैं और हम समझते हैं कि अब नॉर्मल जस्टिस की तरफ आना चाहिए। और अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो ये हमारी हिस्ट्री है कि हमारे इदारे आदी हो जाते हैं। हम एक इदारा बनाते हैं, उसके पूरा पुलिस थी, उसके बाद हमने ATA बना दी, फिर हमने डॉल्फिन बना दी, फिर हमने पता नहीं कोई और बना दी। तो जितनी मर्जी फोर्सेस बनाते चले जाए, आपको अपनी ओरिजिनल फोर्स को ही ठीक करना पड़ता है। और अब
चीफ जस्टिस जो आए हैं नए, उन्होंने भी अपना जो साबका चीफ जस्टिस साहब को जो रेफरेंस उन्होंने पेश कर रहे थे, उनको रेफरेंस में वहां पे उन्होंने जो बात कही वो भी बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स अव्वल तो होनी नहीं चाहिए उनकी नजर में, और अगर हो तो उनके लिए एपिलेट फोरम प्रॉपर होने चाहिए हाई कोर्ट लेवल पे। ये किसी एक फर्द का नहीं, यकीनन हमें इस बात का इदराक और एहसास है कि मुल्क के अंदर इस वक्त फिजा बेहतर हुई है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा और फर्दर एक्सटेंशन की तो फिर और एक्सटेंशन होगी और ये एक रेगुलर फिनोमेना होगा, और हमारे यहाँ इस तरह के रेगुलर फिनोमेना अल्टीमेटली परमानेंट बन जाते हैं, वो अब्यूज हो जाते हैं, वो माजी में अब्यूज होते रहे, ठीक है, अच्छा, और वो हमारे खिलाफ होते रहे। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि फिल वक्त जो माहौल है और जो चाहे दहशतगर्दी के हवाले से या प्रोसिक्यूशन की जो कंटिन्यूड वीकनेस है अभी भी, उस सब को देखते हुए आपको लगता है कि कोई ऐसे हालात नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को रिव्यू करेगी? हाँ, नहीं, हमने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और हम समझते हैं कि अब बहुत बेहतर हुआ है, हालात बड़े बेहतर हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस ने, बाकी इदारों ने, रेंजर्स ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और अब हमें अगर कमजोरियां हैं तो उस कमजोरियों को दूर करना चाहिए, यही आपकी सुपीरियर जुडिशरी भी कह रही है, और प्रोसिक्यूशन के अमल को एम्पावर करना चाहिए। अगर हम इन पे डिपेंडेंट रहेंगे इस सिस्टम को, तो ये फिर कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक, तो बंद नहीं होगा। दस्तगीर साहब ये बताइएगा, खुर्रम दस्तगीर साहब, कि आपके जो लीडर हैं वो बात कह चुके बड़ी क्लियरली, और उन्होंने ये कहा कि भाई इसका फ़ायदा हुआ और हमें नज़र आ रहा है कि शायद अब भी वो उसको सपोर्ट करें, और मेरा ख्याल है कि जो लोग उनकी स्टेटमेंट को जिस तरीके से समझ रहे हैं, उनको तो यही लग रहा है कि PMLN जो है वो इसको सपोर्ट करेगी कोर्ट्स को, मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन को। तो ये क्या सही समझ रहे हैं लोग? नहीं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक खुले जहन के साथ जब भी हुकूमत इसका प्रपोजल फाइनलाइज कर लेती है, हम उसका तज्जिया करेंगे, और इस दफा चूंकि दूसरी दफा एक्सटेंशन हो रही है तो हमें इस पे थोड़ी सी गहराई से बहस करनी होगी, डिबेट करनी होगी कि इसके नताइज क्या हैं, इसके क्या लेसन्स लर्नड हैं, और जो बात ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में हो चुकी है कि बिलाखिर चूंकि इन पे सनसेट आ रही है, तो ये भी फैसला होगा कि सनसेट कितनी देर की होनी चाहिए, ये भी हुकूमत ने हमें कोई नहीं बताया। लेकिन डिबेट जो है, थोड़ी सी गुफ्तगू हमें अपनी जुडिशरी के साथ भी करनी है और पार्लियामान के अंदर भी करनी है कि अगर हमने इनसे बाहर आना है तो फिर जो हमारा एक नॉर्मल सिस्टम है प्रोसिक्यूशन का और अदालतों का, उसको किस तरह हम तेजी से इस काबिल करें कि वो इन ब्लैक टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट कर सकें। और उसमें ज़ाहिर है एक कानून साजी पोपा की हमने की भी थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अगर उसमें कोई मजीद अमेंडमेंट लेकर आनी है उसको हम जरूर सपोर्ट करें। जल्द अज जल्द फेसलेस कोर्ट्स, यानी ऐसे कोर्ट्स जिनमें जजेस की भी शनाख्त ना हो सके मुल्ज़िम है, और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए, विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए। तो बिल आखिर इसका मुस्तकिल हल जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उनके जरिए ही प्रोसिक्यूशन करनी है। एक हमने आर्जी जरूर ढूंढा था आर्मी पब्लिक स्कूल के इन दोनाक वाकये के बाद सोल्यूशन मिलिट्री कोर्ट की सूरत में, लेकिन अब एक ज्यादा गहरी डिबेट के साथ इसको हम एनालाइज करेंगे। जिन सब ज़्यादा गहरी डिबेट के साथ एनालाइज करेंगे तो इसका, और ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुले जहन के साथ इसको रिव्यू करेंगे। सनसेट क्लॉज की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और फौज के हवाले से DGI SPR भी कह चुके कि हम तो जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जाहिर है कोई प्रेफरेंस तो होगी क्योंकि दे आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट टेरर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रेफरेंस नहीं थी पहले भी। मुझे याद है कि जब ये APS का आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट बनाए गए, तो उस वक्त जनरल राहील थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने ये रिकमेंडेशन नहीं दी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं। हमारी तरफ से आप इनकी सज़ा का कोई निज़ाम मुकर्रर करें, लेकिन सज़ाएं होनी चाहिए। वजह उसकी बुनियादी ये है कि अगर जिसका ट्रायल हो रहा है उसके अगर कोई हुकूक हैं तो उन लवाहकीन के भी हुकूक हैं जिनके प्यारे मारे गए, वो भी सड़कों पे आके रोना रोएंगे। सो लाजमी बात है कि रियासत दोनों तरफ जवाबदेह है। अब चीज़ ये है कि जहाँ तक फोर्सेस का ताल्लुक है, उनको लाजमन इस चीज़ का कंसर्न होगा कि एक आदमी जिसको हम पकड़ते हैं टेररिस्ट को,
वो कल फिर छूट के आके उनके खिलाफ दोबारा लड़ रहा हो तो इस तरह तो जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। सो लिहाजा उनका कंसर्न तो होगा कि ये इस तरह, लेकिन बाहर सूरत ये एक कौमी फैसला है। अब उसमें जो चीज़ ये है कि सोचने की बात ये है कि जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो यूजुअली या तो इंटेलिजेंस का आदमी वहाँ पे है जो उसकी विटनेस है, या आप सिपाहियों में से हमारे उनमें से कोई विटनेस होगा। अब वो लोग आके अदालतों में गवाहियों के लिए पेश नहीं होते, लिहाजा इसमें ट्रायल का सिस्टम जो है वो खासा मुख्तलिफ है, और उसमें अगर आप टोटली सिविल सिस्टम के तहत चले तो किसी को भी सज़ा नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स ने तकरीबन 600 से ऊपर केसेस के फैसले किए, लेकिन एग्जीक्यूशन वाले सिर्फ 51 या 52 केसेस हैं, बाकी सारे अपीलें करके बैठे हुए हैं 4-4 साल से। अब ये इस वजह से भी है कि जजेस को थ्रेट्स भी आती हैं, विटनेसेस को थ्रेट्स आती हैं, वो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में हो जाते हैं, ट्रायल होता नहीं। अब पार्लियामेंट को चाहिए था कि कम अज़ कम इन 4 सालों में हुकूमत को अंडर प्रेशर लाते कि भाई इस चीज़ का पहले इंतज़ाम करें। उधर पार्लियामेंट में कभी डिबेट नहीं होती, इस चीज़ के ऊपर वो बहस नहीं हुई, इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को प्रेशराइज नहीं किया गया कि वो ये वक्त के मुताबिक इन चीज़ों को बनाए, और जब ये एक्सटेंशन का वक्त आता है तो उस वक्त हकूक की बात आ जाती है, ये दुख लेके उस वक्त क्यों बैठते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया, टीवी एंकर, कॉलमनिस्ट, एनालिस्ट, एडिटर भी हैं। मोहित, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और ये जो अभी जन साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये दिस रिंग्स ट्रू के ये पार्लियामान में डिबेट नहीं होती, और जब हम यानी आखिरी हफ्तों में पहुंचते हैं तो ये बात उठ जाती है, फिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई फौज को फेवर करना है या कुछ करना है, अच्छा जी करें ना करें, करें ना करें। और सिस्टम की जो बात करें, कायरा साहब ने बड़ी सही बातें की और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी, लेकिन अमलन क्या किया है सिविलियन गवर्नमेंट ने या जुडिशरी को करना था, जिसको भी करना था? वी ऑलवेज कम बैक टू द सेम स्पॉट। देखें, इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना था, कुछ ऑपोजिशन को भी करना था, और कुछ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को भी करना था। जनवरी 2015 में जैसे खुर्रम दस्तगीर खान साहब फरमा रहे थे कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, उसको सुन के ऐसा लगता है कि शायद आर्मी पब्लिक स्कूल ही के वाक़े की वजह से हमने बना दी। यहीं से हमारी जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल ट्रेजेडी है उसका आगाज़ होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल से पहले भी हमारे साथ यही हो रहा था। कराची शहर में 2009 के बाद मैसिव वायलेंस हुई, जहां लोगों के टुकड़े कर दिए गए। तीन दिन शहर बंद रहता था, पुलिस वाले घायल, फौज वाले घायल, रेंजर्स वाले घायल। लोग जब पकड़ लेती थी पुलिस, उनको लाते थे सामने, वो वहाँ से आते थे, वो कहते थे जी इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, ये फ़लाँ चीज़ नहीं होती, या थ्रेट्स आ जाती थी। थ्रेट्स थी जुडिशल ऑफिसर्स को, थ्रेट्स थी पुलिस को। बाबर वाला जो केस है जर्नलिस्ट का, जो जियो के रिपोर्टर थे, अब देखें 7 या 8 उसके जो विटनेसेस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 या 9 विटनेसेस जो हैं, किसी को उसकी गली में मारा गया, किसी को विटनेस में मारा गया, कहीं नहीं हुआ। इन दी एंड जब ये कोर्ट्स आई तो आपने एक डिटरेंस क्रिएट किया। सो मिलिट्री कोर्ट्स, ये ठीक है कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, लेकिन प्रेशर तो आया था, ये लेकिन ज़रूरत थी, रोज़ ये डिस्कशन हो रही थी, कोई शख्स सेफ नहीं था। यही कराची शहर था, हम लोग प्रोग्राम करने अगर जाते थे होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, पुलिस हमें बताती थी इस रास्ते से जाएं, उस रास्ते से न जाएं, 7 बजे के बाहर सड़क पे न निकलें। हर इसे कहते हैं रेड लाइट के ऊपर जो है, जहाँ पे गाड़ी रुकती थी, वहाँ पे आपको ख़तरा था कि आपको गन पॉइंट पे लूटा जाएगा, लोगों को गोली मार दी जाती थी, सैकड़ों हज़ारों लोग घायल हुए हैं, तो हल नहीं निकाला। अच्छा, अब PMLN का ठीक है, उनका ज़्यादा मंतकी और रैशनल स्टैंड है। PPP का तो सिर्फ एक नीजर रिएक्शन है, फेक केसेस निकल आए तो उसके बाद से PPP को नज़र आने लगे। कभी उनको 18th अमेंडमेंट ख़तरे में नज़र आ रही है, कभी उनको ये नज़र आ रहा है जो है कि 18 ये कोर्ट्स नज़र आ रही हैं। PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा रैशनल। PPP ने पिछली दफ़ा भी तो कोर्ट्स को मुखालफत की, देखें वो तो PPP की पॉलिटिक्स, देखिए PPP की तो चूँकि एक ओवरऑल पॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट डायमेंशन, ये पॉपुलिस्ट डायमेंशन रही है, लेबर मूवमेंट, लेबर के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन रही है। उन्होंने उस वक्त भी मुखालफत की थी किसी हद तक, और अभी भी एक्सपेक्टेड था कि मुखालफत करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है, किसी ने क्या किया है? जो सारी सियासी सवाल ये है, किया तो कुछ है नहीं 4 साल से, कुछ है नहीं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। एक तरफ अगर पार्टीज ने कुछ नहीं किया, यानी कि जो मोहित कह रहे हैं सही बात है, जुडिशरी, अपोजिशन, हुकूमत वक्त, लेकिन साथ साथ हम ये भी सवाल उठाएंगे कि हालात इस वक्त क्या कदरे बेहतर नहीं है पहले के मुकाबले में? अगर हम कहते हैं कि दहशत गर्दी में 70%, 80% कमी आ गई है, तो क्या ये कोर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात इस वक्त हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। बड़ी क्लियरली कल DGISPR ने पोजीशन दे दी, जो भी फौज की पोजीशन है, और वो कह रहे हैं पोजीशन बड़ी क्लियर है,
پارلیمان جو کہے گا وہی کریں گے, اور اینڈ کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی پیپلز پارٹی کی بھی. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی معید کہہ رہے تھے کہ جب حکومت اپنے میعاد پوری کر رہی ہوتی ہے اور جب یہ چیزیں ایک دفعہ لا بنتا ہے اور یہ بنتا ہے کہ جی یہ ٹائم باؤنڈ ہے, تو اس دورانیے میں کیوں نہیں ہوتا کہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہوتی ہیں یا اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اس پر کوئی عمل نہیں کرتی تاکہ آگے جا کے یہ کلوز جو ہے اس کو پھر اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, ریوائیو کرنے کی ضرورت نہ پڑے, کورٹس کو بنانے کی ضرورت نہ پڑے, ملٹری کورٹس. نسیم زہرا صاحبہ بالکل یہ بات آپ کی دوست میں اس طرف آنے سے پہلے ذرا چھوٹی سی گزارش کر لوں. مجھے ڈاکٹر امید پیرزادہ صاحب سے بہت دوستی ہے, بڑا احترام ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے. پہلے دن جب یہ لا بن رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی اس پہ معترض تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک مجبوری کا فیصلہ ہے, اور جب ہم اس کو دوبارہ اس کو انڈورس کر رہے تھے, اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے, اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا اور ہماری جماعت نے بڑے مجبوری کے عالم میں یہ فیصلہ کیا تھا. ہماری کوئی آج پوزیشن نہیں آئی اور انہوں نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ جی آج ان کے ڈیلی اکاؤنٹس کھل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پریشر آ گیا ہے اور بلیک میل کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو, حکومت کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ جو لا بنا اب انہوں نے ان کے اپنے دور میں یا اگلے 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 2 سال میں, جب تک اس کا ٹینیور تھا, اس کے بعد پھر اس کی ضرورت ہوگی اس جوڈیشل سسٹم کی, تو اس کو گورنمنٹ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. یقیناً اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس سے کام نہیں ہو رہا, اداروں کے اوپر کام اس طرح نہیں ہو رہا. ویسے تو جو بنایا گیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنی تھی ساری, اس کے لا کے تحت اپوزیشن بار بار یہ بات نشاندہی کرتی رہی, لیکن میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب سے مؤثر طریقے سے اپوزیشن کو بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا اور گورنمنٹ کو مجبور کرنا چاہیے تھا کہ اس پہ لیجسلیشن کریں, امپاور کریں, اور جو لیجسلیشن جس طرح کی قانون سازی چاہیے وہ بھی کریں, اور عدلیہ کو بھی کہیں کہ وہ اپنے ججز کی ٹریننگ یا اس طرح کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. بالکل اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اچھا جل صاحب یہ بتائیے کہ جو اس سوال دیکھیں یہ ہے کہ کتنی دفعہ ان 4 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اس بیسس پہ کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے, ہم نے تو یہ ملٹری کورٹ بڑی خطرناک چیز ہے, بلیک سپاٹ ہے, ہم نے روتے روتے اس پہ ایگری کیا تھا. لیکن اب نواز شریف صاحب کی حکومت نے 2015 اور 16-17 کے درمیان اور 17 اور 18 کے درمیان کیا کیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, اور ہم تو نہیں بیٹھیں گے ایوان میں, ہم تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں آئیں گے. وہ دیکھیں شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی 5 مہینے تک اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بن سکی پاکستان کے اندر. کیا کسی پارٹی نے کوئی ایسا رولا رپڑا ڈالا, کوئی رخنہ اندازی کی؟ انہوں نے کہا دیکھیں کرنا کیا تھا, آپ نے لیگل ایکسپرٹیز کو بڑھانا تھا جو گورنمنٹ کے ڈسپوزل میں ہے, آپ نے جوڈیشل آفیسرز کی ٹریننگ دینی تھی, آپ نے ڈیفینڈنٹس کے رائٹ کو ری ایگزامن کرنا تھا کہ جو لوگ میس مرڈر کی جن پہ الزام ہے, جنہوں نے یہ نہیں ہے کہ کوئی 1-2 اپنے رشتہ داروں کو مارا ہے, جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے بم رکھ کے 20-25-30 لوگوں کو ڈالیں, ان کے رائٹس ڈیفینڈنٹس کے جو ہیں ان کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وٹنس کس قسم کی ہوگی, ایویڈنس کے لاز کو آپ نے ایگزامن کرنا تھا, آپ نے وٹنس پروٹیکشن پروگرام کرنا تھا تاکہ بابر والے کیس کی طرح کی چیزیں نہ ہو سکے, آپ نے جوڈیشل آفیسرز کو دینی تھی, پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا تھا کیا میڈیا کو جو اسپیڈی ٹرائلز اور کورٹس ہوں ان تک ایکسیس ہونی چاہیے تاکہ وہ بتاتے جائیں کہ اس روٹ سے جج صاحب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس روٹ سے لا رہے ہیں صبح جو سارا ہے ٹیلی ویژن. تو کچھ بھی نہیں کیا, تو اگر کیا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آخر میں جا کے شور مچا کے. جی قاہرہ صاحب بڑا ڈائریکٹ کوسچن ہے. ہمیں ایک کام کرنا چاہیے تھا, ہمیں لاٹھیاں اٹھا کے نا تو اسمبلی کے اندر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اور حکومت کی ایسی تیسی پھیر دینی چاہیے تھی. کچھ اور بھی نہیں کیا. بھائی میرے 5 مہینے سے ہم گورنمنٹ کو شور کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اصولی موقف تھا, گورنمنٹ نے اب مان لیا, اور آج بھی ہمارے نام تو جا چکے ہیں. گورنمنٹ کے اپنے اگر نام مکمل نہیں ہوئے اور گورنمنٹ نے اپنی کمیٹیاں اگر فارم نہیں کی تو قصور ہمارے ذمہ میں کیوں ڈال دیں؟ نہیں قاہرہ صاحب یہ کوئی مختلف بات کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آپ سمجھ رہا ہوں, میں بالکل سمجھ رہا ہوں, 4 سال سے وہ کہہ رہے ہیں پریشر آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا اس ایشو پہ. میں بتانے لگا, انہوں نے جو کہا میں سن کے جواب دے رہا ہوں, میں ہوا میں جواب نہیں دے رہا. انہوں نے فرمایا کہ شہباز شریف صاحب پی ایس سی کے چیئرمین نہیں بنے تو 5 مہینے کمیٹیاں نہیں بن سکی. ایسا نہیں ہے, ہمارا اس میں قصور نہیں ہے, لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اسی طرح دوسری گزارش یہ ہے کہ لیجسلیشن گورنمنٹ نے لے کے آنی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے.
हाँ, अपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करे, उसको निशानदेही करे, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपोजिशन की इस्तेदाद का भी पता है, और गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पे इदारों के अंदर क्या इस्लाहात करनी है, कानून के अंदर क्या इस्लाहात करनी है, हमारे वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एजेंसीज है वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा कुछ तो गवर्नमेंट लेके आएगी और उसके ऊपर अपोजिशन उस पर सपोर्ट करेगी। अपोजिशन को इसकी निशानदेही करनी चाहिए थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि जी इन्होंने अपोजिशन ने नहीं किया लिहाजा गवर्नमेंट का भी कसूर नहीं है, ये तो बड़े हैरान। सर एक्सप्लेन करते हैं, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक बड़ी इलॉजिकल सूरत-ए-हाल है। जी आप कहना चाहते हैं, मैं बताऊं? मैं ये कह रहा था कि जब इशू आया कमेटियों का तो शहबाज शरीफ साहब के लिए कई वॉकआउट हुए और वो 3 सेशन असेंबली के इसी काम में ज़ाया गए कि एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन के काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं, वो मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन चेक करने का जो अदारा है उसका हेड वो होगा। इलॉजिकल और इंतहाई इमोरल, लेकिन इसके ऊपर बड़े आपने देखा जी, मेरा ख्याल है कि इशू ये जद्दोजहद उसमें हुई। जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है, प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। जी रिस्पॉन्ड कीजिए। गुजारिश है, पहली बात तो यह है कि बात को तस्दीक कीजिए, ये मुल्क सबसे बड़ा एंटी करप्शन का इदारा नहीं है, ये तो एक साइड इशू है ना, वो नैब। हाँ, दिस नॉट एन इशू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुनियादी तौर पे रूल्स को देखती है, वो देखती है कि एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का हुआ है वो रूल्स के मुताबिक हुआ है कि नहीं, उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई है। एम्बेजलमेंट चेक करने के लिए उसके पास कोई फोरम नहीं है, उसने भी जाके इन्वेस्टिगेशन with due respect, you are far more intelligent man to grasp the argument over here. आप साइड इशू पे जा रहे हैं ताकि खत्म हो जाए टाइम का प्रोग्राम। देखे ना, आप देखिए इसमें ना तो सर इसमें ना तो जज्बातियत का स्कोप है, ना नाराज होने का स्कोप है। बात यह कि आपकी पार्टी ने 4 साल में कितनी दफा थ्रेट लगाई किसी हुकूमत को कि जनाब हम तो आपके साथ बैठेंगे नहीं, कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स को हम आप लेके आए पैरेलल कोर्ट्स और उसको स्ट्रेंथन करें। अब जवाब देने दे कायरा साहब जी। ये हुई कि मुझे लाठियां लेके बैठना चाहिए था गवर्नमेंट की, नहीं लाठियों की क्या बात थी भाई, बार बार हमने इसकी निशानदेही की है। कब की है? गुजारिश है साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कहना कि जी एक शख्स के लिए हम बायकॉट होते रहे फला, भाई ये वो एक ट्रेडिशन है, वो फोरम। मेरा ख्याल है कायरा साहब, लेट मी पुट इट डिफरेंटली। कायरा साहब आपने यू मेड योर पॉइंट। मेरा ख्याल है सवाल ये है, इसको बार-बार आप नहीं कायरा साहब मुझे ये सवाल उठाने दे आपसे कि आपको लगता है कि नहीं ट्वीट करेंगे तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, जनरल साहब करेंगे मैं उसको जी मैं ये बात हो जाए। नहीं कायरा साहब नहीं, आपने फरमाया जो आपने फरमाना था। मैं तो ये कह रही हूँ, आपको लगता है बहैसियत पीपल्स पार्टी के कि पीपल्स पार्टी के पास जो प्रेशर अवेलेबल था वो उसने एग्जर्ट किया पिछले 4 सालों में इस इशू पर? वो कि अपोजिशन को इसको और मौसर तरीके से करना चाहिए था, ये सही तरीके से नहीं उठाया गया। मैं तो एग्री करता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर तरीके से करना चाहिए था। तो अब जहां हम खड़े हैं आके इस वक्त मोहित, तो अब कर लें। अगर ये डिबेट सिर्फ डिबेट के पर्पस के लिए नहीं है, अगर हम कौम और मुल्क का कोई हमारे नज़ीर मतम नज़र है कि हमने फलाह करनी है रियासत की, पाकिस्तान के लोगों की, हम क्यों भूल जाते हैं कि इस मुल्क में हज़ारों लोगों को दहशत गर्दों ने मैस मर्डर के ज़रिए, आर्मी पब्लिक स्कूल ही तो नहीं है वहाँ के, ठीक है बच्चे बहुत मासूम, लेकिन क्या और हज़ारों लोगों को घायल नहीं किया गया? क्या लाहौर के अंदर पार्क्स के अंदर धमाके नहीं हुए? क्या लाहौर हाई कोर्ट के बाहर धमाकों से मार डाला गया? पॉइंट है आपका? आप डिसाइड करें कि जी हम 6 महीने, आप कहें कि हमें 1 साल के लिए वो जो 100 केसेस हैं पेंडिंग, वो ख़त्म करने के लिए हम इनको 1 साल का टाइम देते हैं। इस 1 साल के टाइम में हंगामी बुनियाद पे हम अपनी स्पीडी कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके लिए हम एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लेके आएंगे। हम मीडिया के राइट्स जो हैं ट्रायल को कवर करने के, उसको हम कम करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि कोर्ट्स अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर मिल सकती हों, जजेस की आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहेगी। ठीक है, आप कहें कि आप लॉ इंट्रोड्यूस करें कि वो जज वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, जिस तरह इटली में होता था या कोलंबिया में होता था कि जज कहीं और मौजूद होता था किसी और जगह। वो सीसीटीवी, आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो सारे डिसीजन होते हैं तो वो भी हो सकता है कि जज को ज़रूरी है उसने उसकी शक्ल ही देखनी है। ये बात दुरुस्त है। देखिए मैं इससे डिफर नहीं कर रहा कि ज़रूरतें अपनी जगह होती है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक इस मामले को देखने का है, बिल्कुल देखा जाएगा। डिस्कशन डॉक्टर साहब ने, मैंने, आपने यहाँ बैठ के तो फाइनल नहीं कर देनी, ये तो डिस्कशन से की बातें होती हैं आपके प्रोग्रामों में। इसके लिए लेजिस्लेशन का जो रियल फोरम है वो तो पार्लियामान है। हुकूमत ने उस पर कमेटी बनाई है, वो अपना एक ड्राफ्ट भेजेंगे।
اور وہ ڈرافٹ لے کے ان کی کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطے کرے گی, وہ ملیں گے, وہاں ڈیبیٹ ہونی ہے نا, وہاں ڈیبیٹ ہونی ہے. میں اور آپ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ڈیبیٹ تو نہیں ہے, اس سے تو کنکریٹ ریزلٹ یہاں لیجسلیشن نیچرلی. لیکن یہ بات اہم ابھی آپ نے فرمائی کہ جو حکومت ہے وہ اپنی کمیٹی میں سے جا کے جب اپنا لے کے آئے گی جو بھی ان کا ہوگا ریکمنڈیشن وغیرہ, تو آپ اس کو ڈسکس کرنے پر تیار ہوں گے. تو کیا میں سمجھوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک اوپن مائنڈ ہے کہ چلیں 2 سال نہیں 1 سال کے لیے کریں جو بھی جس چیز کا. کوئی پرپوزل میرے ذہن میں نہیں ہے نسیم, نہ میں کسی پرپوزل کی پوزیشن میں ہوں دینے کو, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اسمبلی کے فلور پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جماعتیں اگر مل کے اس پہ کسی چیز پہ ڈیبیٹ کرتی ہیں, وہ اپنا اپنا نقطہ نظر دیں گی, اس کو ریجیکٹ کریں گی تو بھی دیں گی, اس کو ایکسپٹ کریں گی تو بھی دیں گی. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لیجسلیشن ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, جماعتوں کی اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, ہر قانون کے اوپر کنسنسس ہو جائے, کنسنسس ہو جائے, اور یہ تو بہرحال جلسہ میجورٹی سے یہ پاس ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں, لازمی بات ہے کہ اس پہ اسٹڈی بھی کچھ نہ کچھ ہوئی ہوگی, کہ یہ کوئی ایشو آج کل تو مہینے ڈیڑھ مہینے میں بھی آ جائے, 2/3 میجورٹی سے پاس ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز تو سامنے آئے نا. میرے خیال میں محیط نے بڑے اچھے طریقے سے جو چیزیں 1 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ جن کو نہیں آلسو جو ایلیمنٹس جن کی ضرورت ہے. سنیں پہلے ذرا گورنمنٹ کا ڈرافٹ آپ کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, بالکل ٹھیک. ناظرین بڑی اہم کر رہے ہیں قاہرہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ڈرافٹ تو آنے دیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جس پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ سامنے آئے گی. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پارلیمان میں بات چیت بھی ہوتی ہے, نیگوسیشن بھی ہوتی ہے, اور کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. تو یہ تو اگر ہم کہیں کہ ملٹری کورٹس کو کچھ عرصے کے لیے بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ جو آپ کے باقی کورٹس ہیں ان کو آپ لے کے آئیں اپ ٹو مارک, تاکہ یہ جو ٹیررزم وغیرہ کے کیسز ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے. تو بہرحال اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ حکومت کے خلاف جو ایک اپوزیشن بنی ہے, کولیشن بنی ہے اپوزیشن پارٹیز کی, اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, وہ کیا کرنے والی ہے, حکومت پر اس کا کیا پریشر ہوگا اور اس کا اپنا ایجنڈا کیا. اسٹے ود اس. الائنس بنا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. کل جب ایکچولی الائنس کی جب پہلی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے باہر نکل کے بات کی اور یہ بیان کیا کہ کیا آبجیکٹیوز ہیں اپوزیشن کے, کیا کہا انہوں نے. ہمارا ملاقات بہت اچھا کیا, اور سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ہم نے ایک 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جہاں عوام کے معاشی حقوق, عوام کے انسانی حقوق اور عوام کے جمہوری حقوق جو ہیں, ہم ان 3 ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اپوزیشن جماعتیں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, اور یہ کمیٹی جو ہے یہ آگے کا لائحہ عمل بھی طے کرے گا. ہمارا جو COD ہے اس کو ریوزٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا, ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیے, تاکہ آج کے جو صورتحال ہے, آج کے جو مسائل ہیں, ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. جی قاہرہ صاحب, یہ بلاول بھٹو صاحب جو اپنا آبجیکٹیو انہوں نے بیان کیا ہے, تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 4-5 روز میں, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کولیشن جو ہے اس نے کیا کیا ہے, کیا متحرک کیا ہوئی ہے, اور 23 کے حوالے سے جو ایک ریفارم ایجنڈا یا منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا کوئی آپ نے اپنی لائحہ عمل بنائی ہے مشترکہ؟ میں کیونکہ میں تو پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں اس وقت, لیکن جو کمیٹی بنی ہے 2 ممبر ہمارے ہیں, 2 ان کے ہیں, 2 ممبر جو ہمارے خورشید شاہ صاحب اور شہید رحمان صاحب ہیں, دونوں ایوانوں سے. رات کو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی وہ جو کمیٹی ہے وہ ملے آپس میں, اور اس پہ دیکھے لیجسلیشن جو فیوچرسٹکلی ہو رہی ہے, اور جو منی بجٹ آ رہا ہے, تیسرا بجٹ آنے لگا ہے, اور اس بجٹ کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کیا بجٹ لے کے آتی ہے, لوگوں پہ کتنا بم گراتی ہے. کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ ریلیف کے لیے تو ہوتا نہیں, بجٹ بنیادی طور پہ تو ٹیکسیشن ہی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. لوگوں کو اس وقت گورنمٹ کو ریونیو کا شارٹ فال ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے نیچرلی ٹیکسیشن ہوگی. کہے گی گورنمنٹ یہی کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, لیکن انڈائریکٹلی بھی جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں, بھلے وہ عمرا پہ لگائے جائے,
अल्टीमेटली वो कीमतों में शामिल करके पास ऑन हो जाते हैं और वो ठीक है। तो इस वक्त हम बिल्कुल बैठेंगे, अपोजिशन की जमातें बैठ के एक मुश्तरका लाएमल जी। अब बेसिकली 3 रोज रह गए बीच में और 6-8 मेंबर्स हैं कमेटी के जी। अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया ड्राफ्ट, बिल्कुल ठीक है। 3 मेंबर्स हैं आपकी पार्टी के। अच्छा मोहित, एक तो नसीम ये हो सकता है ना कि हम आज कहें कि जी हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल पता नहीं है तो उसके बारे में कुछ कहना नामुनासिब होगा। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े स्पेसिफिक, जिससे कि आपको लगे कि गवर्नमेंट पर आप प्रेशर डाल रहे हैं और आप गवर्नमेंट को एक सिमत कह रहे हैं कि मूव करे, और क्या एजेंडा के आइटम्स हैं? देखिए, एजेंडा के आइटम्स उन्होंने स्पेसिफाई किए कि इसके लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां साहब के दरमियान और जिस पर बाकी जमातों ने बाद में साइन किए, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसमें जिस तरह के चार्टर का जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने भी किया है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है, चार्टर ऑफ गवर्नेंस का, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बार बार मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से जिक्र आया है। तो इस तरह के, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीजें जिस पे अमल दरामद हुआ, 83-84% पे काम हो चुका। तो हम समझते हैं कि उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। ठीक है, उसके लिए भी जमातों को साथ लेकर चलने की ठीक। मोहित, आप कैसे देख रहे हैं ये जो ऑपोजिशन का अलायंस बना है, जिसमें कि ये तमाम पार्टीज कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें? क्या गवर्नमेंट पर इसका क्या? देखिए, स्टेटेड तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑपोजिशन का वो ये तो नहीं है कि हम हुकूमत को गिराने चले हैं, और हुकूमत वो कह रहे हैं नहीं गिराने चले, एक्चुअली दे आर सेइंग सर्वाइव करे गवर्नमेंट। नहीं, उसकी वजह है, देखिए ये जो गवर्नमेंट है इसके सामने जिस किस्म का इकोनॉमिक चैलेंज पिछली हुकूमत छोड़ के गई है नवाज शरीफ साहब की, कौन चाहेगा कि ये जिम्मेदारियां और ये चैलेंज इस वक्त ले ले। फिर दूसरा है कि किसी हुकूमत को गिराना एक चीज़ है, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट में एक इफेक्टिव गवर्नमेंट लाना